नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे संविधान की। संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश का सर्वोच्च विधि या कानून जो होता है उसे संविधान कहते हैं। और ये संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम और दूसरा विधान। सम का अर्थ होता है समान, विधान का अर्थ होता है विधि या कानून। देश के समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला विधि या कानून संविधान कहलाता है। इसका मतलब यह है कानून सबके लिए समान होता है। विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग एक ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया है। इसके बाद आगे हम बात करें दूसरा राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी। और राज्य व्यवस्था शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला राज्य और दूसरा व्यवस्था। राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। और ये राज्य व्यवस्था किसके हिसाब से चलती है? तो संविधान के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से रन करती है। दूसरा राज्य की बात की है मैंने यहाँ पे। राज्य के कितने अंग होते हैं? क्या होता है राज्य? तो राज्य के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा अंग है संप्रभुता। संप्रभुता को हम सर्वोच्च शक्ति भी कह सकते हैं और ये राज्य का सबसे प्रमुख अंग होता है। बात करें हम संप्रभुता की। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो कोई भी देश या राज्य अपने आंतरिक या बाहरी मामलों में निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वही क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। राज्य के को संप्रभु होना बहुत आवश्यक होता है। अगर राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती तो वो राज्य नहीं होता, वो क्या होता है? प्रांत होता है। और भारत क्या है? भारत एक राज्य है। भारत क्या एक राज्य है? जब भारत एक राज्य है तो फिर यूपी, हरियाणा, बिहार वगैरह क्या है? तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी प्रांत हैं। क्या है? प्रांत है ना। अब इनमें बात करेंगे हम प्रांत में और राज्य में क्या अंतर होता है। प्रांत और राज्य में क्या अंतर है? मैंने कहा है भारत क्या है? भारत एक राज्य है और ये यूपी, हरियाणा, बिहार वगैरह क्या है? ये सभी क्या है? प्रांत है। अंतर क्या है इन दोनों में? राज्य मैंने बताया है राज्य के 4 अंग होते हैं। पहला भूभाग होता है, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा सबसे प्रमुख अंग होता है संप्रभुता। संप्रभुता। प्रांत के पास कितने अंग होते हैं? तो प्रांत के 3 अंग होते हैं, भूभाग, दूसरा जनसंख्या और तीसरा सरकार। इसका मतलब यह है कि प्रांतों के पास में संप्रभुता नहीं होती है। यदि प्रांत को संप्रभुता दे दी जाए तो ये प्रांत क्या बन जाएगा? राज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राज्य बन जाएगा। अब बात करेंगे यूपी और बिहार के पास में संप्रभुता क्यों नहीं है। मैंने बताया कि भारत के पास संप्रभुता है। इसका मतलब यह है तो भारत एक राज्य है। और मैंने ये कहा है कि यूपी, बिहार के पास में संप्रभुता नहीं है। इसका मतलब है जब संप्रभुता नहीं है तो ये क्या है? ये प्रांत है। संप्रभुता का मतलब मैंने बताया है कि कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो।
वही क्या होती है, संप्रभुता होती है। ऐसे मान के चलें कि जैसे भारत सरकार है, एक यूपी सरकार है, क्या यूपी सरकार भारत सरकार को आदेश दे सकती है किसी भी मामले में? तो नहीं दे सकती। क्या भारत सरकार यूपी सरकार को आदेश दे सकती है किसी भी मामले में? तो बिल्कुल दे सकती है। और यूपी सरकार को भारत सरकार का आदेश मानना भी पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यूपी या बिहार ये सभी प्रांत हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, जबकि भारत अपने निर्णय स्वयं लेता है। इसका मतलब है निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अच्छा, अब बोलना क्या है? तो यदि हम यूपी को प्रांत कहेंगे तो भारत को राज्य कहेंगे। जब यूपी को प्रांत कहेंगे तो भारत को राज्य कहेंगे। और जब यूपी को राज्य कहेंगे तब भारत को राज्यों का संघ कहेंगे। राज्यों का संघ कहेंगे। और ये बात अनुच्छेद 1 में लिखी हुई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये है, संघ का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर ये संघ का निर्माण होता है, और उसी संघ को क्या कहते हैं? भारत। तो इसका मतलब ये है, भारत राज्यों का संघ होगा। और वैसे भी स्वतंत्रता से पहले इन यूपी, हरियाणा, बिहार वगैरह को सभी प्रांत बोला जाता था। बोलते भी थे ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। राज्य तो अब इन्हें वर्तमान में अपनी सुविधा के लिए बोला जाता है। वास्तव में राज्य भारत है, और ये सभी के सभी क्या हैं? यूपी, बिहार, हरियाणा वगैरह ये सभी प्रांत हैं। क्लियर है यहाँ से? आगे बात करें, राज्य जो होता है स्थायी होता है। राज्य स्थायी होता है, और राज्य एक अमूर्त संरचना है। इसका मतलब ये है, अमूर्त का मतलब ये होता है कि राज्य दिखाई नहीं देता। जो मूर्त होता है वो दिखाई देता है, और जो अमूर्त होता है वो दिखाई नहीं देता है। राज्य को समझा जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। दूसरी बात यहाँ पे हम करें राज्य और प्रांत की, तो राज्य बराबर जो होता है ना, वो प्रांत प्लस संप्रभुता के होता है। मैंने अभी बताया है, यदि प्रांत को संप्रभुता दे दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? राज्य। और राज्य से यदि संप्रभुता छीन ली जाए तो वो क्या रह जाएगा? प्रांत रह जाएगा। दूसरी बात हम आगे करें, इसमें आगे बात करें हम सरकार की। सरकार का संगठन या जो गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। और सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। मैंने अभी बताया है, राज्य का एक अंग और होता है जिसे सरकार भी कहते हैं। जो 4 अंग हैं उनमें एक अंग है सरकार। प्रांत में भी सरकार होती है, राज्यों में भी सरकार होती है। सरकार का संगठन या गठन कौन करता है? तो संविधान द्वारा किया जाता है। या सरकार के अंगों का गठन संविधान के तहत किया जाता है, संविधान के द्वारा किया जाता है। सरकार के अंग होते कितने हैं? तो 3 होते हैं। राज्य के 4 अंग होते हैं और सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका है, तीसरा न्यायपालिका है। विधायिका विधायिका का काम होता है कानून या विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम है राज्य या देश में कानून या विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है जो कानून या विधि विधायिका ने बनाई है उन कानूनों को लागू कराने का काम होता है। और न्यायपालिका का काम होता है न्याय प्रदान करना। दूसरा बात करूँ मैं आगे, सरकार जो होती है वो अस्थायी होती है लेकिन मूर्त संरचना है। इसका मतलब ये है कि सरकार बदलती रहती है, परमानेंट नहीं होती। मूर्त का मतलब है सरकार के जो लोग हैं वो कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं हमें। सरकार के लोगों का जो समूह है वो हमें दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है मूर्त संरचना। दोनों में अंतर करो। राज्य मैंने बताया है, राज्य के 4 अंग होते हैं, जबकि सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य मैंने बताया है स्थायी होता है लेकिन अमूर्त होता है,
अमूर्त होता है। सरकार मैंने बताई है अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, लेकिन मूर्त होती है। कैसी होती है? मूर्त होती है। आगे बात करें हम इसमें, सरकार का जो पहला अंग है विधायिका, हम उस पर बात करेंगे। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, या हम कह दें कि भारत में दोहरी सरकार होती है। भारत में संघ में अलग सरकार होती है, जिसे केंद्र की सरकार भी बोलते हैं। संघ या केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है। और जब सरकार दोनों जगह होती है, केंद्र में भी होती है राज्य में भी, तो केंद्र में भी विधायिका होती है और राज्य में भी विधायिका होती है। केंद्र की जो विधायिका होती है उसे संसद कहते हैं। इसका मतलब ये है, केंद्र या संघ के लिए विधि बनाने का काम कौन करती है? संसद। राज्य में जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहते हैं। राज्य में कानून या विधि बनाने का काम कौन करती है? विधानमंडल करती है। ये संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि सरकार जो होगी, केंद्र में अलग सरकार होगी और राज्य में एक अलग सरकार होगी। इसके बाद हम बात करें आगे कार्यपालिका की। सरकार का दूसरा अंग मैंने बताया है कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है। किस किस को शामिल किया जाता है इनमें? अस्थायी कार्यपालिका में सभी मंत्रीगण आते हैं। अस्थायी का मतलब है ये मंत्री कुछ समय के लिए बनते हैं फिर पद से हट जाते हैं। इसका मतलब है ये अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। लेकिन स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? तो प्रशासन के लोग आते हैं, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, ये सभी किसका भाग मानी जाती हैं? स्थायी कार्यपालिका का। ये परमानेंट होती हैं कुछ समय के लिए। इसके बाद आगे बात करें हम कि अस्थायी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो अस्थायी कार्यपालिका को हम चार प्रकार से पढ़ सकते हैं, चार भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक होती है अध्यक्षात्मक या एकात्मक कार्यपालिका, दूसरी है दोहरी कार्यपालिका, तीसरी है संसदीय कार्यपालिका और चौथी है बहुल कार्यपालिका। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अध्यक्षात्मक या एकात्मक कार्यपालिका। कहाँ देखने को मिल जाएगी हमें? अमेरिका में। इसकी एक विशेषता होती है अध्यक्षात्मक या एकात्मक कार्यपालिका की। इस कार्यपालिका में देश का संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख एक ही होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एकात्मक कार्यपालिका कहते हैं। दोहरी कार्यपालिका की बात करें हम, तो दोहरी कार्यपालिका को अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आधी शक्ति देश के अध्यक्ष के हाथ में होती है, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में होती है, और आधी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। इसका मतलब ये है, दोहरी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को शक्ति बराबर मिली हुई होती है, उसे दोहरी कार्यपालिका कहते हैं। और दोहरी कार्यपालिका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रांस। फ्रांस में कैसी कार्यपालिका है? तो दोहरी कार्यपालिका है। इसमें फिर मैं आगे बात करूं संसदीय कार्यपालिका की। संसदीय कार्यपालिका कहाँ देखने को मिलेगी हमें? तो ब्रिटेन में देखने को मिलेगी, और ब्रिटेन से ही भारत में संसदीय कार्यपालिका ली गई है। और संसदीय कार्यपालिका की विशेषता होती है कि इस कार्यपालिका में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद आगे बात करूं मैं बहुल कार्यपालिका की। बहुल कार्यपालिका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कैसी कार्यपालिका है? तो बहुल कार्यपालिका। बहुल का मतलब है जिस कार्यपालिका में दो से अधिक सदस्य हों, वो बहुल कार्यपालिका होती है। और यहाँ की कार्यपालिका में कितने सदस्य हैं? कुल मिला के 7 सदस्य होते हैं। और स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को संघीय परिषद कहते हैं। और ये 7 सदस्य क्रमवार तरीके से क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। पहले एक अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद दूसरे को अध्यक्ष बनाएगा, फिर तीसरे को। और सातों को शक्ति क्या होती है? बराबर मिली हुई होती है, समान मिली होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करूं सरकार की।
आधुनिक लोकतांत्रिक जो सरकार हैं इनको विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो संबंध है उस आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली, एक संसदीय सरकार होती है, एक अध्यक्षात्मक सरकार होती है। फर्क क्या है दोनों में? संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो अपने नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है कार्यपालिका की जवाबदेही होगी किसके प्रति? विधायिका के प्रति। दूसरा, इसी संसदीय सरकार को हम कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। और संसदीय सरकार कहाँ देखने को मिलेगी हमें? तो ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में कैसी सरकार होती है? तो संसदीय सरकार होती है। और ब्रिटेन, जापान में संवैधानिक राजतंत्र है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति होता है वैसे ब्रिटेन और जापान में राजा होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख होता है वैसे ही ब्रिटेन और जापान का राजा नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। आगे बात करूँ मैं अध्यक्षात्मक सरकार की। ये क्या होती है? तो इसमें कार्यपालिका अपने नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में या सरकार में जो कार्यपालिका वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। दूसरा आगे बात करूं मैं, इसे गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंश कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? तो जैसे अमेरिका है, ब्राज़ील है और रूस है, इन सभी में कैसी सरकार होती हैं? अध्यक्षात्मक होती हैं। अध्यक्षात्मक का मतलब है देश का जो प्रमुख होता है या जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और सभी शक्ति उस राष्ट्रपति के हाथ में होती है, इसलिए उस सरकार को क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक सरकार कहते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करूं लोकतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार की बात करिए तो थोड़ा सा हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। फर्क क्या है दोनों में? अंतर क्या है? किसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और किसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक विशेषता होती है कि इस लोकतंत्र में विधि या कानून का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें विधि या कानून का निर्माण सीधे जनता द्वारा किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषता है? इसमें विधि या कानून का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधायिका में सीधे जाकर कानून जनता बनाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विधायिका में जनता के प्रतिनिधि जाकर कानून बनाते हैं। जैसे कि एमपी एमएलए जो होते हैं ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये विधायिका में जाकर कानून बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है विश्व में एकमात्र देश जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, स्विट्जरलैंड है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है जैसे यूएसए है, भारत है, ब्रिटेन है और भी बहुत देश हैं। लगभग अधिकतर देशों में ऐसा लोकतंत्र पाया जाता है तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो प्रत्यक्ष वो जिसमें जनता सीधे जाके कानून या विधि का निर्माण करे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता के प्रतिनिधि कानून या विधि का निर्माण करते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें मैं आगे और बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बात की है लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है प्रेस, मीडिया या पत्रकारिता। ये लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ। क्वेश्चन बनता भी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? तो प्रेस, मीडिया या पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लोकतंत्र का पहला स्तंभ कौन सा है? विधायिका है। दूसरा स्तंभ कार्यपालिका है और तीसरा स्तंभ कौन सा है? न्यायपालिका। और ये ही तीनों अंग माने जाते हैं सरकार के अंग हैं। कौन है ये? सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग हैं तीनों। इसके बाद मैं आगे बात करूं, जैसे राज्य व्यवस्था की हमने बात करी है। राज्य व्यवस्था को पॉलिटी कहते हैं और पॉलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अरस्तु ने किया है। किस में किया है?
हाँ, तो राजनीतिक विज्ञान में किया है। ये क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। और इसी अरस्तु ने पॉलिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। कौन था अरस्तु? तो एक व्यक्ति था सुकरात। सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था कौन? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन हुआ है? सिकंदर हुआ है। ये वही सिकंदर है जिसने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। आज इस क्लास में इतना ही रहेगा। आगे चर्चा करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में संवैधानिक विकास की।